नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज बात होगी जल गंगा संवर्धन की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सतत प्रबंधन की। जल ही जीवन है, जल को भविष्य के लिए करें सुरक्षित, जल है तो कल है जैसे स्लोगन हमें अक्सर ही सुनने और देखने को मिलते हैं। खासतौर पर पर्यावरण और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए तमाम प्रयास सामाजिक स्तर पर किए जाते हैं, तो वहीं सरकार भी इस दिशा में अभियान चलाती है। जलगंगा संरक्षण संवर्धन अभियान की अवधारणा जन सहभागिता से जल संरक्षण और समृद्धि पर केंद्रित है। इस अभियान के तहत नवीन जल संग्रहण संग्रहकर्ताओं के साथ ही पहले से मौजूद जल संग्रहकर्ताओं का जीर्णोद्धार करना, जल स्रोतों और जल वितरण को साफ सुथरा बनाना, इसके साथ ही जल स्रोतों के आसपास पौधारोपण को बढ़ावा देना है। जल संरक्षण जागृति के लिए समाज की सहभागिता से सरकार की ओर से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन और संरक्षण अभियान मध्य प्रदेश में एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है। राज्य सरकार खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में के सिद्धांत पर भी जल संरक्षण की दिशा में यह अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान पर जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए वर्षा जल संचयन के साथ ही नदियों और पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन और जल संरक्षण तकनीकों को अपनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जल गंगा संरक्षण के अभियान को मिशन के तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में 30 मार्च गुड़ी पड़वा से जल गंगा संरक्षण अभियान लगातार जारी है। उसी से प्रेरणा लेकर प्रदेश में जल गंगा संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस बार 3 महीने तक जल गंगा संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि हमने ये संकल्प लिया है कि अपने जीवन में स्वच्छता को अपने जीवन में धारण करें और जल के स्रोत बचाएं। कहा कि हम पानी की बूंद बूंद बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जलगंगा संवर्धन अभियान का असर अब व्यापक रूप से दिखाई भी देने लगा है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन के अस्तित्व का आधार जल ही है, इसलिए इसकी एक एक बूंद बचाने की जरूरत है। आपको बता दें, प्रदेश सरकार का यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कामों में शामिल है। इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, पहले वो आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीते 30 मार्च गुड़ी पड़वा से जलगंगा संरक्षण अभियान लगातार जारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी आग्रह, उनके अपने गुजरात राज्य के समय से जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्हें लंबे समय तक जल संरक्षण का अभियान चलाया था। उसी से प्रेरणा लेकर हमने अपने जलगंगा संरक्षण अभियान पिछले साल 1 माह का चलाया था। इस वर्ष 3 माह का हम चला रहे हैं और सौभाग्यशाली हैं, यहाँ बड़े तालाब भोपाल में राजा भोज की नगरी में गंगा दशहरा आज से प्रारंभ हुआ है। आज कृष्ण पक्ष ज्येष्ठ मास की प्रथमा पड़वा है और इसी में हमने अपने बड़े तालाब की स्वच्छता के कुछ हमारी गतिविधि करते हुए ये संकल्प लिया कि स्वच्छता को जीवन में धारण करें, जल के स्रोत बचाएं। इस अवसर पर हमारे साथ माननीय सांसद श्रीमान आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी और सभापति किशन सूर्यवंशी जी, जिलाध्यक्ष रविंद्र जी और सब मित्रों के साथ हमने यहाँ इस अभियान में भाग लिया है। मैं मान के चलता हूँ कि 31 तारीख को जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और हमने अहिल्या जयंती मनाई है, 300वें वर्ष उनका है। अहिल्या जी ने भी नदी के अंदर घाट बनाने का, जल संरक्षण के कई कुएं बनाने का, जन सुविधा विकसित करने का लंबा उनका अपना पूरे देश के अंदर एक अलग मान सम्मान के साथ उनको देखा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अहिल्या माता की ये जो हमने जयंती खास करके नारी सशक्तिकरण की दिशा में मनाई है, भोपाल का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। बहनों को सशक्त करना, उनकी जिंदगी बेहतर करना, उनके कष्टों का निवारण करना, सरकार की भूमिका के साथ समाज भी वो भूमिका निभाए, इस आह्वान के आधार पर लाखों बहनें यहाँ जुटेगी। मेरी अपनी ओर से आगामी 31 तारीख के कार्यक्रम की भी बधाई और खास करके आज ये हमारे सारे जनप्रतिनिधियों मिलकर के जो स्वच्छता अभियान में अपनी भूमिका रखी है, मैं नगर निगम सहित सारे जनप्रतिनिधियों
तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए जन सहयोग के माध्यम से अभियान की शुरुआत हुई है। 3 महीने तक ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए व्यापक रोड मैप है सरकार के पास। इसकी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हुई है। इसका व्यापक असर भी दिखने लगा है। कितना असर अभी तक दिखा है, आगे क्या काम किए जाने की जरूरत महसूस होती है, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वदेश न्यूज पर बहुत स्वागत रमेश जी आपका। इसके साथ ही पर्यावरणविद शरद सिंह कुमरे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी स्वदेश न्यूज पर। आप ही से सर शुरुआत में करती हूँ। एक नई पहल सरकार की तरफ से की गई है और इसका उद्देश्य यही है कि पानी की एक एक बूंद को बचाना। अब लगभग 2 महीने बीत चुके हैं और जिस तरह से जो प्लानिंग की गई थी कि तालाबों का जीर्णोद्धार करना है, विरासत से विकास का संकल्प लेकर भी सरकार आगे बढ़ रही है। जो धार्मिक महत्व के पुरानी बावड़ी हैं, ऐसे जल स्रोत हैं, उनका भी पुनरुद्धार करना है, जीर्णोद्धार करना है, तो उसका प्रभाव भी वहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी तक जो काम किए गए हैं और जिस तरह से सरकार की जो प्लानिंग नज़र आती है, आपको लगता है, आप तो पेड़ों के संरक्षण में कई सालों से काम भी करते आ रहे हैं, इसका असर दिखाई देगा? देखिए, कोई भी योजना हो, सरकारी योजना, वो ज़मीनी योजना मतलब अच्छे से लागू हो, उसका जो इम्प्लीमेंट है उस पर निर्भर करता है कि कोई योजना कितनी सफल होती है या असफल होती है। पर यह है कि आज आवश्यकता है कि पर्यावरण को लेकर जो जल जंगल ज़मीन की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो योजना है इसको ज़मीनी तौर पर देखा जाए तो इसको अच्छे से सफल करें, क्योंकि इसमें सिर्फ सरकार की तरफ से ही ये पहल ना हो। जो व्यक्ति, समाज, सरकार, इन तीनों के योगदान से कोई भी बड़ा काम हो सकता है। और जो पर्यावरण है छोटा मोटा काम नहीं है, ये सभी से जुड़ा हुआ कार्य है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भोपाल के पास में ही कोलार डैम के पहले 10 किलोमीटर पहले बेतवा नदी का उद्गम स्थल है, वो सूख गया है। तो उसके लिए हम लोग क्या है कि तेज़ बहता है पानी, तो तेज़ बहते हुए पानी को मतलब दौड़ते हुए पानी को धीरे दौड़ना सिखाना है, और धीरे दौड़ते हुए पानी को उसको चलना सिखाना, और चलते हुए पानी को रुकना सिखाना है। इसका उद्देश्य ये है कि गति कम करना है, ताकि अधिकतम पानी, वर्षा जल को जो है संरक्षित किया जा सके, धरती के अंदर उसको जाने के लिए मजबूर किया जा सके। तो इस तरह का योजना मतलब जगह जगह लोग अपने अपने हिस्से का पानी अब रोकेंगे तभी हो पाएगा। क्योंकि अभी सरकारी जो कैंपस हैं या प्राइवेट परिसर हैं, वहाँ भी लोगों को अपने अपने जो कॉलोनी हैं, अपने अपने खेत हैं, अपने अपने जो स्थानों में जहाँ संभव हो सकता है पानी को रोकना चाहिए। ये मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा चुका है। आज 600-700-800 फीट भी अधिक होते हैं तो पानी पूरा नहीं निकलता है। तो आप बताइए कि जो हमारा जो अंदर का जो पानी है वो एक तरह से बचत बैंक की तरह होता है। जैसे हम लोग पैसे जमा करते हैं बचत बैंक में, हमारा जो सेविंग अकाउंट होता है, ताकि इमरजेंसी में हमको काम आए। परंतु हम जो बचत बैंक का जो मतलब पानी है अंदर का, उसको हमको छेड़ना नहीं था, पर हम मतलब उसको, हमारा जो गति है कम होने का, वो मतलब दुनिया का जो विश्व लेवल पर देखा जाए तो 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और भारत का जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। तो ये हमको सोचना पड़ेगा, और सभी को जो है इसको मतलब गैर राजनीतिक तरीके से ये अभियान चलना चाहिए, और इसको सभी को सफल करना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का असर भी दिखाई देता है और कई ऐसे इलाके हैं जो कि गंभीर जल संकट से जूझ भी रहे हैं, वहाँ पर भी अगर इस तरह से प्रयास होते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी तक जो कदम उठाए गए हैं उनके बारे में मैं आपसे समझना चाहूँगी। जिस तरह से 34,171 कुओं को पानी से रिचार्ज किया गया है, पिट स्टोरेज बनाने की बात कही जा रही है, और खेतों का पानी खेतों में ही रहे, गांव का पानी गांव में ही रहे, इस तरह के जो प्रयास हैं कितना असर डालेंगे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में? देखिए, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, पर अभी जैसे अभी जून आ गया है, जून आने वाला है, और इसको थोड़ा सा पहले से शुरू करते तो और ज़्यादा सफल होता। मैं अभी आपका फ़ोन आया था तो मैं बस बेतवा नदी के उद्गम स्थल से आया। हम लोग सुबह 5 बजे निकले थे घर से और 6 बजे पहुंच गए, और वहाँ हम लोग बच्चों के और कुछ समाज सेवियों के साथ में मिलके पानी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ हम जगह जगह पत्थर रोक के
चेक डैम बनाने का कोशिश कर रहा है बेतवा नदी उद्गम स्थल पे। तो सरकारी तंत्र के पास तो बहुत सुविधाएं होती हैं, तो वहाँ कोई सरकारी व्यक्ति था ही नहीं। तो इनको क्या है कि कार्यक्रम को जो लोकार्पण का या उद्घाटन का इंतजार नहीं करना चाहिए, इसको तत्काल जो है ज़मीनें उस पर उतारना चाहिए। तो हम हमेशा पीछे रहकर काम करेंगे, सरकार आगे बढ़े, अच्छा काम करते तो हम लोग तो सहयोग करेंगे ही। बिल्कुल, हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और जिस तरह से जन सहयोग की अपील की जा रही है उसमें अगर सहयोग होगा तो बेहतर परिणाम हम देख पाएंगे। लौटती हूँ मैं सर आपके पास, हमारे साथ रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, ये जो प्रयास हैं सरकार के, अब उनका विजन तो साफ हो गया है, 2 महीने लगभग होने को आए हैं, आपको लगता है कि इसका असर अब जमीनी तौर पर दिखाई दे रहा है और जो विजन लेकर सरकार ने इस अभियान को शुरू किया था वो विजन अब कहीं ना कहीं इसके परिणाम दिखाई देते हैं आपको? सार्थक है ये कदम? देखिए, कदम बहुत सार्थक है और नीति बहुत सुंदर है और उसके अभियान की जो शुरुआत की गई है वो भी बहुत सराहनीय है। जी। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह है कि ये जो अभियान है, ये जो शुरुआत है, वो कितने प्रतिशत सफल होगी। उसका एक कारण है कि सरकार की योजनाएं अपनी वो सैद्धांतिक होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जन जागरण और समाज जागरण होना चाहिए। जब तक समाज का जागरण नहीं होगा, जन जागरण नहीं होगा, तब तक ये समस्या का समाधान मुश्किल है। क्योंकि भारत की स्थिति आप अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ विश्व की जो जनसंख्या है वो 16-17% है, वो पानी केवल 4% ही है। उसके अलावा एक जो दूसरी जो सबसे बड़ी विसंगति है जी। भारतीय समाज में, तो भारतीय समाज को वो जो अंग्रेज विशेष प्रकार का एक हेलमेट पहना गए हैं सिर पर, वो उससे 77 साल बाद भी मुक्त नहीं हो रहा। हमारे यहाँ जो वास्तु का विवरण आता है, गांव बसाने का, नगर बसाने का, घर बसाने का, उसमें ये आया है केवल राजपथ पक्का हो, घर के अंदर जो अतिथिशाला है वो पक्की हो, बाकी पूरा घर हमारा कच्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से जहां आप रहती होंगी वहां से अगर निकलती होंगी आप, तो रोड पर 1 इंच जमीन ऐसी खाली नहीं है जहां बरसात का जल धरती पी सके। रोड बिल्कुल पक्के है, उसके आसपास टाइल्स लग, उसके आसपास फिर कुछ और लग गया तो फिर घर शुरू हो गया। यानी आप किलोमीटर में चले जाइए, धरती को पानी पीने की बिल्कुल गुंजाइश बची नहीं है। मैंने देखा है आज से 20 साल पहले बड़े तालाब की सफाई अभियान शुरू हुआ था, मुख्यमंत्री खुद गए थे और हर गांव नगर में जाकर सफाई की थी। आप मुझे बताइए, बड़ा तालाब भोपाल का, उसका जो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे 20 साल में लगभग 15% घट गया। चारों तरफ उसमें अतिक्रमण हो रहे हैं, लोग मकान बना रहे हैं, पक्की सड़कें बना रहे हैं, और फिर राजनीति फिर उनको बिजली भी दे रही है और उनको और पट्टे भी दे रही है। तो जन का, समाज का जागरण बहुत आवश्यकता है। ये प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे जो गांव में रहता है उसको ही प्रयत्न करना होगा कि मेरे गांव का पानी धरती के अंदर ही जाए, मेरे खेत का पानी धरती के अंदर ही जाए, और तो और अगर मेरे घर के अंदर आंगन में पानी का गिलास बगर गया है तो वो धरती वहीं के वहीं पी ले, जो भारत का सिस्टम रहा है, पानी जहां गिरे धरती के वहीं जाइए। अब एक नई योजना, पूरी धरती के ऊपर का सारा पानी उन्होंने प्रदूषित कर लिया। अब एक नई योजना ये ले आए कि छत का पानी इकट्ठा करके उसको धरती के नीचे भेजिए। आप मुझे बताइए, पर्यावरण में कितना प्रदूषण है, कितनी जहरीले गैसें घुलती रहती हैं, कितनी धूल है। बरसात आएगी तो बरसात के बादल उसको एब्जॉर्ब करेंगे और वो जो प्रदूषित, जो रासायनिक गैसें फैल रही हैं, जो हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है, वो पानी में घुल करके धरती के नीचे जाएंगे। तो आप जो ग्राउंड वाटर है उसको भी आप प्रदूषण कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये जो मकानों का आर्किटेक्ट है, सड़क बनाने का आर्किटेक्ट है, इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए, जागृति इसमें आना चाहिए। एक और बात मैं आपको बताऊं, जंगल सारे कटते चले जा रहे हैं, नगरों में पेड़ लग रहे हैं। भाई, नगर में अगर धूप आने की जगह नहीं होगी तो बीमारी पर नियंत्रण कैसे होगा? तो पेड़ जो लगना चाहिए वो खेत की मेड़ पर लगना चाहिए, रास्ते के किनारे लगना चाहिए, जंगलों में होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कितने जंगल साफ हो गए। तो कहीं ना कहीं ये जो अंग्रेजों का हेलमेट है उसको उतार करके हमको स्वत्व पर आना होगा, अपनी संस्कृति पर आना होगा। जी ठीक है। मैं चाहूंगी कि आप ये जो किसानों वाला पहलू है इस पर भी अपने विचार रखें, क्योंकि किसानों को फोकस में रखकर चला जाए तो और बेहतर होगा। किसान किस तरह से परेशान हैं, उन्हें किस तरह से जल संकट का सामना करना पड़ता है, उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं पानी नहीं मिल पाने के कारण। तो किसानों के लिए किस तरह की योजनाएं चलाए जाने की ज़रूरत है, और अभियान के तहत जो बातें की गई थी कि किसानों के लिए ये किया जाएगा, चाहे हम बांध और नहरों के पास जो अतिक्रमण है उसको हटाने की बात कर लें, जो आसपास जल स्रोत के पौधरोपण करने की बात कर लें, तो ये कदम कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और किस तरह के पॉइंट्स हैं जो आप रखेंगे जो कि किसानों को फ़ायदा पहुंचाएंगे अगर किए जाते हैं सरकार की ओर से? तो
देखिए कुल मिलाकर के सरकारी योजनाएं, जैसा कि मैंने पहले कहा है, बहुत अच्छी हैं। वो फिर किसानों की जितनी योजनाएं सिंचाई की हैं, वो नहर की हो, वो तालाब बनाने की हो, वो कुआं खोदने की हो, उन सब में अनुदान भी है और वो अलग अलग कैटेगरी का अनुदान भी है। वो अच्छी योजना है। जी। लेकिन इसमें किसानों की जागृति, एक बहुत अच्छी योजना पिछली सरकार लेकर आई थी बलराम तालाब की। मैं समझता हूं अगर 10 बीघे का खेत है, 15 बीघे का खेत है, उसमें अगर सेंटर में किसी किनारे पर 2 बीघे में, 3 बीघे में, 1.5 बीघे में एक तालाब जैसा बनाया जाए, वो बरसात के पानी को खेत के अंदर ही रोक लिया जाए। वो खेत के अंदर रोक लेने से एक तो धरती का वाटर लेवल ठीक होगा और कहीं ना कहीं जब आप खरीफ की फसल काट करके रबी की जब बोनी करेंगे तो आपको उतना पानी, बोनी के लायक पानी अपने खेत में मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनकी बारीकी को समझ करके और उसको कैसे विस्तार करके हम अपनी धरती में लागू कर सकते हैं। इसके अलावा गांव में जो छोटे नाले कभी हुआ करते थे वो सारे के सारे पट गए हैं। तो कहीं ना कहीं स्टॉप डैम, छोटे नाले और वो जो लोकल बरसाती नदियां होती थी, वो जो झरने होते थे, उनको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। पानी जब तक आप एक जगह पानी इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर बड़ा बांध बनाएंगे, जैसे बना है भाखड़ा नंगल बना हुआ है, या ये जो गुजरात में बना हुआ है, गांधी सागर बना हुआ है, इसमें जमीन बहुत ज्यादा चली जाती है, मेहनत भी बहुत होती है, पैसा बहुत लगता है। लेकिन अगर ये जो छोटे छोटे तालाब, छोटे वो बनाए जाएंगे पानी के, तो मैं समझता हूँ इससे कहीं ना कहीं लोकल के स्तर पर धरती की वाटर लेवल सुधरेगा और किसान की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। खेती के लिए जितना पानी, क्योंकि भगवान जी की कृपा से मेरे यहाँ खेती होती है थोड़ी सी, खेती के लिए जितना पानी आप सिंचाई के लिए देते हैं जी। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण धरती का वाटर लेवल भी होता है। तो वो जो वाटर लेवल, ये अज्ञात शक्ति है, भले ही जो आपने बीज बोया हो उसकी जड़ उस नीचे तक ना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उस वाटर लेवल जो है वो जड़ पानी अपनी जरूरत का खींच लेती है अगर बहुत ज्यादा नीचे ना हो। तो मैं समझता हूँ खेतों के आसपास, खेतों के भीतर बलराम तालाब और उसके आसपास की जो नहर टाइप होती हैं, जो झरने होते हैं, वो स्टॉप डैम होते हैं, किसानों को खुद चाहिए कि अपने खेत का पानी खेत में रोके। ठीक है। उससे किसानों को ज्यादा लाभ होगा। जी। बिल्कुल, उनका सहयोग होगा तो उनके लिए भी बेहतर परिणाम सामने आएंगे। लौटते मैं आपके पास रमेश जी। शरद सिंह जी, देखिए जिस तरह से इस अभियान में शहरों से लेकर गांव तक की बात की जा रही है, कोई अलग अलग रूपरेखा हालांकि हमको नजर नहीं आती, लेकिन भौगोलिक स्थिति शहरों की, गांव की अलग होती है, वहाँ की ज़रूरतें अलग होती हैं और वहाँ का वातावरण भी हम अलग देख पाते हैं। तो किस तरह से गांव के लिए प्रयास होने चाहिए और शहरों के लिए किस तरह से अलग प्रयास होने चाहिए ताकि बेहतर परिणाम इसके हमको दिखाई दें? देखिए, पहले मैं शहर का बता देता हूँ जी। कि शहर में ये होना चाहिए कि जितने भी मकान बनते हैं, चूँकि नगर निगम से अनुमति लेकर ही बनते हैं मकान, तो वहाँ पर ये सुनिश्चित किया जाए कि पानी जो है, हमारे छत का पानी, हमारे घर के ऊपर का पानी, वो हमारे घर के पास में ही जाए। मतलब हम ज़मीन के अंदर उतारें, क्योंकि इतना कंक्रीट के जंगल बन गए हैं कि पानी बहुत तेज़ी से जो है चला जाता है समुद्र की तरफ। जी। तो उसको रोकना चाहिए और उसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। और एक जैसे लोग जो योजना चला रहे हैं जल संरक्षण, जो जल गंगा संवर्धन योजना, तो उसको यदि वास्तव में ज़मीनी उस पर हकीकत में उतारना है ईमानदारी से, तो इन चीज़ों को लक्ष्य करें। क्योंकि अभी मैं मैनिट में रहता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो मैनिट में मैं रहता हूँ, तो जो पानी आता है कोलार से, जो पंप हाउस है, वहाँ का लाखों लीटर पानी बाहर बह जाता है। उसके लिए मैंने कई बार शिकायत भी किया, वो मैनिट वाले भी नहीं सुनते हैं और नगर निगम वाले भी नहीं सुनते हैं। तो कम से कम इतना बड़ा राष्ट्रीय संस्थान है, तो वहाँ का लाखों लीटर पानी को रोक सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं। उसी तरह से बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं, जो सरकारी परिसर हैं या प्राइवेट जो कॉलेज हैं, जहाँ भी है स्कूल कॉलेज, तो ये सुनिश्चित हो कि पानी हमारा हमारे परिसर में ही रहे, ये सुनिश्चित करें। और ये सरकारी तौर पर हो सकता है, यदि कानून यदि सख्ती से बनाया जाए और उसको लागू करें तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, गांव का जो डेवलपमेंट है इस तरीके से कर सकते हैं, एक सेल्फ सस्टेनेबल विलेज जो है ना, वो कर सकते हैं। तो एक गांव में क्या है कि एक व्यायामशाला, गौशाला, पाठशाला और घर के पीछे बाड़ी, इस कंसेप्ट पर यदि काम करेंगे तो गांव समृद्ध होंगे और हरा भरा होगा। क्योंकि गांव से आज के डेट में फल गायब हो गए हैं, आपके दूध, घी, दही वो गायब हो गया है, तो ये बहुत दुखद है।
तो हम क्या है कि यदि व्यायामशाला का, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि व्यायामशाला जाते हैं तो व्यक्ति नैतिक मूल्य सीखते हैं, फिर वहाँ हम नैतिक मूल्य सीखते हैं, वो तो अच्छी बात है, फिर यूनिटी भी आती है गांव में, फिर बच्चे जो है खेलों के प्रति आकर्षित होते हैं, फिर वहाँ वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको उनका शरीर को रिक्वायरमेंट होती दूध घी दही का सेवन करने का, तो वो गौ पालन के लिए मजबूर होगा। तो गौ पालन होगा तो फिर वहाँ से उनको जो देसी खाद मिलेगा, गोबर मिलेगा, तो खेतों में जो आज जो रासायनिक खादों ने स्थान ले लिया है और ज़मीन को पूरा बर्बाद कर रहे हैं मिट्टी को, तो वो उससे बचेंगे। फिर आपका स्कूल मतलब एक लाइब्रेरी होना चाहिए कंपलसरी, बच्चों को इंडोर गेम्स होने चाहिए और आउटडोर गेम्स भी होना चाहिए। तो लाइब्रेरी में क्या है कि उनको नैतिक मूल्य तो सिखाना ही चाहिए, और उनको क्या है कि अलग अलग धर्मों के, अलग अलग अपनी संस्कृति और विज्ञान की बातें और तमाम तरह की ज्ञान की बातें वहाँ होना चाहिए। मतलब लोग वहाँ आएँ, बैठें और नया नया जो है डिस्कशन करें, अलग अलग इश्यूज़ पर बात करें वहाँ। तो इस तरह से कंसेप्ट में क्या है कि गांव की समस्या भी डिस्कस कर सकते हैं और उसका निराकरण पर भी बात की जा सकती है। नींव मजबूत होने की जरूरत है जी। और इसके अलावा एक बाड़ी, तो बाड़ी का हमारा कल्चर था कि हम लोग अपने अपने हिस्से की सब्जी उगा सकते हैं बाड़ी में, ताकि हम मतलब एक जो आत्मनिर्भर गांव होता है ना, तो आज हम लोग जैसे मार्केट से जो रासायनिक जो खाद वाले सब्जी खाने के लिए मजबूर हैं, तो तमाम बीमारियां आ रही हैं हमारे घरों में। तो वहाँ पर यदि आप सोचिए कि हर घर के पीछे या सामने या बाजू में 25-30 फलदार पौधे हो जाएंगे अलग अलग तरीके के, तो साल भर वहाँ फल मिलेंगे, किसी भी सीजन में जाएंगे तो आपको फल मिलेंगे। तो इस तरह का कंसेप्ट से क्या है कि गवर्नमेंट को इसको अपनाना चाहिए, क्योंकि ये उत्तम तरीका है मेरी समझ से। एक व्यायामशाला, गौशाला, पाठशाला और घर के पीछे बाड़ी, तो इससे क्या है कि जैव विविधता डेवलप हो जाएगी वहाँ पर। साल भर फलदार पेड़ रहेंगे, तो कभी किसी सीजन में, कभी किसी सीजन में सभी पेड़ों से फूल खिलेंगे, तो वहाँ मधुमक्खी, तितली, भौरे, चिड़िया सभी वहाँ आएंगे। और हमको जो कुपोषण का इशू है हमारे समाज में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, वहाँ महंगे फल नहीं खरीद सकते हैं, तो उनको एक तो कुपोषण से मुक्ति मिलेगी क्योंकि उनको फल मिल जाएंगे। दूसरा क्या है कि कुछ फल वो मार्केट में बेच देंगे तो उनकी आय भी अच्छी होगी। तो ये एक हेल्दी मतलब विकास का दिशा में होगा कारगर। तो इस चीज़ को अपनाना चाहिए गवर्नमेंट को। बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने रखे हैं, अपनाएंगे तो बेहतर परिणाम होंगे। रमेश जी, देखिए प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं, सतत प्रबंधन जैसे खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जो प्रशासनिक कसावट लाना। जो अधिकारी हैं अगर वो ज़्यादा ध्यान देंगे, इस तरह के अभियान अगर चलाए जाते हैं तो बेहतर परिणाम निश्चित तौर पर दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है। और ना सिर्फ अभियान के दौरान, ना सिर्फ 3 महीने के दौरान, बल्कि अगर ये सतत रूप से चलेगा, जिस तरह से मॉनिटरिंग होगी, जल स्रोत जो पहले से हैं अगर उनका निरीक्षण किया जाएगा, अगर कहीं पर खामियां नज़र आती हैं दुरुस्त किया जाएगा, और खुद अपने स्तर पर भी अधिकारी अगर इस तरह से मुस्तैदी से काम करके दिखाएंगे जो अभी उनकी मुस्तैदी हमको नज़र आ रही है, तो परिणाम कुछ और ही होंगे। जो तस्वीर हम अभी देख पा रहे हैं कि कहीं पर बदहाल स्थिति थी जो अब बदली जा रही है, तो वैसी स्थिति होती नहीं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, मोहन यादव जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा सोच रहे हैं और जमीन से जुड़ के सोच रहे हैं। उनके जितने भी काम है, वो कृषि का काम हो, कृष्ण पाठे का काम हो, विरासत से विकास का जो काम हो, और विशेषकर जो क्षेत्रीय इन्होंने इन्वेस्टर से मीट की जिला स्तर पर अब वो जो कर रहे हैं, इसी तरीके से अभी जो कल परसों उन्होंने कृषि मेला का जो आयोजन किया, तो कहीं ना कहीं वो जो मोहन यादव जी की योजनाएं अच्छी हैं और जमीन से जुड़ी योजनाएं, चूंकि वो खुद पृष्ठभूमि से किसान भी हैं, तो वो उनकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं। अब लेकिन दूसरा प्रश्न ये है कि जो प्रशासन तंत्र है वो उन योजनाओं को किस प्रकार इम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पर कई प्रकार की जो अच्छी योजनाएं हैं वो शासन तंत्र के उस चक्र में बिल्कुल फंस के रह जाती हैं, और यही कारण है कि जो काम शासन तंत्र के पास रहा वो कभी भी सक्सेस नहीं रहा। आप सरकारी स्कूलों की स्थिति देख लीजिए कि सरकारी स्कूलों में अब क्या स्थिति बन गई है, सरकारी अस्पतालों की स्थिति देख लीजिए, वो रोडवेज बैठ गया पूरी तरीके से। मैं आज के समाचार पत्र में खबर पढ़ रहा था, वो जो हमारे यहाँ नबी फार्म हाउस कृषि उद्यान है वो करोड़ों के घाटे में चल रहा है। तो कुल मिलाकर के आप मुझे बताइए, वो कृषि उद्यान इतना बड़ा कृषि उद्यान है
वो घाटे में क्यों चल रहा है? प्राइवेट बस वाले का साल में दूसरी बस खरीद लेता है, इनका घाटे में करोड़ों को घाटे बिल्कुल, में निश्चित वो राज्य तौर पर परिवहन बैठ प्रदेश गया है। में इस तरह की कई खामियां भी हैं, अनियमितताएं भी हम देखते हैं जिन पर काम किए जाने की जरूरत है। न सिर्फ जन भागीदारी, जन सहयोग जरूरी है, मुख्यमंत्री का प्रबंधन जरूरी है, बल्कि ये प्रशासनिक स्तर पर भी बेहतर काम होंगे तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता इससे लाभान्वित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका भी स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। शरद जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए, जीर्णोद्धार के लिए जिस तरह मध्य प्रदेश की सरकार ने जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है, व्यापक असर कहीं ना कहीं अब दिखने को लगा है। अभियान की समाप्ति तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो विजन सरकार लेकर चली थी वो पूरा हो जाए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।